हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नारायण जनरल स्टडीज़ में। आइए देखते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले और सभी प्रैक्टिस सेट अच्छे से कवर किया गया है। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से कितने राज्यों में फैला हुआ है? हमको देखना है जो गोदावरी नदी का अपवाह जो है वह कितने राज्यों में है, मतलब कितने राज्यों से होकर के जाती है, कितने राज्यों में बहती है क्या गोदावरी नदी। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या सब है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। जहां भी आपको केरल दिखेगा तो उसमें आप देख लीजिए गोदावरी नदी नहीं जाती है, क्योंकि हम जब प्रायद्वीपीय भारत का इस तरह से देखते हैं, बनाते हैं नक्शा, तो केरल यहाँ पर आता है और इस क्षेत्र में गोदावरी नदी आई ही नहीं। गोदावरी नदी इधर से बहती है, ठीक है, तो केरल होगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। दूसरा बिल्कुल सही है। जो गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र है वह महाराष्ट्र से है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा से है। ठीक है, गोदावरी नदी के बारे में और जान लीजिए। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गंगा सबसे लंबी नदी है पहले स्थान पर, और दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन? गोदावरी। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत का, दक्षिण भारत का अगर कहिए, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इसीलिए इसको दक्षिण गंगा या बृहद गंगा कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या के लिए जो सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल है, यह है निहारिका परिकल्पना मॉडल। याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्या है? तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो तुगेला जलप्रपात जो है यह स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। इस सब तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो वन लाइनर है, वन वर्ड है, और इसी में स्टूडेंट फंसते हैं। तो जरूर देखिए, बार बार देखिए और इसको याद भी रखिए। तुगेला जलप्रपात कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। बाकी और सभी जो टॉपिक है उसका एक एक करके एमसीक्यू का लूसेंट से रिलेटेड हम वीडियो लाते रहेंगे, आप लोग चैनल को फॉलो कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा नंबर क्या है? मध्य एशिया में स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा एक बार ध्यान से। क्या है? मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है? तो इसको यूर्थ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? यूर्थ कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन में दिया है इग्लू। इग्लू जो है यह भी एक तरह का आवास है जो बर्फ से बनाया जाता है। क्या चीज से? बर्फ से बनाया जाता है घर या आवास, वो इग्लू होता है। यूर्थ जो है यह क्या है? पशुओं के खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास है जो मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासी बनाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा क्या है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। और सब पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ कुछ याद कर लीजिए। जैसे सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद क्या है? नावरा वैली है, ये भी पश्चिम बंगाल में है। बी नंबर ऑप्शन दिया है बिहार। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, वाल्मीकि। ठीक है, फिर उसके नीचे दिया है उत्तराखंड। उत्तराखंड के लिए याद रखिएगा जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, राजाजी। क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और असम दिया हुआ है, असम के लिए याद रखिए काजीरंगा, नामेरी, मानस, ये सब असम से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग सकेंद्रित सकेंद्रित है? क्या है? कौन से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग सकेंद्रित है? तो ये है छोटा नागपुर के पठार वाला जो भाग है, इधर अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग सकेंद्रित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन
और परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? ठीक है? मतलब कोई भी स्थान है, वहाँ का टेम्परेचर मतलब तापमान या आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति, उस स्थान क्या कहलाती है? तो प्रतिदिन परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। ठीक है? जलवायु क्या होता है? अगर कोई भी स्थान पर अगर गर्मी का मौसम है, तापमान अधिक है, तो लंबे समय तक अगर ऐसा रहता है, बारिश हो रहा है तो लंबे समय तक ऐसा रहता है, तो वह उस स्थान का जलवायु कहलाता है। लेकिन समय-समय पर अगर चेंज होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कम समय के लिए, तो वह मौसम कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में हमको सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 को। एक तरफ स्थानांतरित कृषि का नाम दिया हुआ है और दूसरा संबंधित राज्य दिया हुआ है। तो देखते हैं कौन सा कृषि कौन से राज्य से संबंधित है। सबसे पहले दिया है झूम, झूम तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में होता है, तो ये हो जाएगा 1 का आर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, 1 का आर। दूसरा दिया हुआ है दहिया, दहिया होता है मध्य प्रदेश में, तो ये हो जाएगा 2 का पी। उसके बाद है पेंडा, पेंडा जो होता है यह आंध्र प्रदेश में होता है, तो इसका हो जाएगा 3 का क्यू। उसके बाद फिर है कुमारी, कुमारी पश्चिमी घाट में होता है, तो इसका आर का एस हो जाएगा। इस तरह से आर पी क्यू एस देख लेते हैं कितने नंबर ऑप्शन में है। यह ऑप्शन नंबर आर पी क्यू एस जो है 1 नंबर ऑप्शन में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा गर्म धारा है? हमको देखना है कौन सा गर्म धारा है। तो इसमें लेब्राडोर दिया हुआ है, फॉकलैंड दिया हुआ है, कैनरी दिया हुआ है। तो ये जो ए, बी और सी है, ये तीनों जो है यह गर्म जलधारा नहीं है, ठीक है? यह ठंडी जलधारा है। लेकिन डी नंबर ऑप्शन में गल्फ स्ट्रीम दिया हुआ है, यही उत्तर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जो है यह गर्म जलधारा है, ठीक है? और कुछ-कुछ गर्म जलधारा का नाम याद रख लीजिए, सुन लीजिए, याद कर लीजिए। क्या है? क्यूरोशियो, क्यूरोशियो जलधारा जो है, ठीक है? यह गर्म जलधारा है, ठीक? उसके बाद ब्राज़ील ब्राज़ील जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है। सुसीमा धारा जो है, ये भी गर्म जलधारा है। उसके बाद फिर क्या है? अलास्का धारा जो है, ये भी गर्म जलधारा है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की कौन-सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? जो विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है, यह कौन-सा झील है? तो यह है वुलर झील, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है? वुलर झील जो है, यह विवर्तनिकी गतिविधि का परिणाम है। वुलर झील के बारे में कहा जाता है, यह एशिया का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, ठीक है? वुलर झील क्या है? यह एशिया का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है? वुलर झील पाया जाता है कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है? याद रखिएगा। और इसमें देखते हैं बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर में। लोकतक झील के बारे में याद रखिएगा, ये कहाँ पर है? मणिपुर में है, ठीक है? उसके बाद फिर बारापानी झील दिया हुआ है, तो बारापानी झील मेघालय में है। इसका दूसरा नाम भी है, जिसको यूमियम लेक कहते हैं। कौन सा लेक कहते हैं इसको? यूमियम लेक कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। बारापानी को क्या कहते हैं? यूमियम लेक। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक? सॉरी, मेघालय में है। चलिए अगला देख लेते हैं इसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी जलधारा अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सी जलधारा अलग करती है? तो यह है 10 डिग्री चैनल जो है, यह अलग करती है अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को, ठीक है? 10 डिग्री चैनल जो है, इसका अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करती है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी और सब के बारे में देख लेते हैं। जैसे बी नंबर ऑप्शन दिया है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव्स और मिनिकॉय को अलग करती है। किसको? मालदीव्स एंड मिनिकॉय को ये अलग करती है 8 डिग्री चैनल जो है। ठीक है? 9 डिग्री चैनल दिया हुआ है सी नंबर में। तो 9 डिग्री चैनल जो है यह मालदीव्स और लक्षद्वीप को करती है। किसको? मालदीव्स एंड लक्षद्वीप को ये अलग करती है, तो याद रखिएगा इसका 11 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 10 डिग्री चैनल। अगला देख लेते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी जो प्रवेश करती है भारत में, यह शिवकिला दर्रा से होकर के प्रवेश करती है। पूछा जाएगा शिवकिला दर्रा कौन से राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है।
ठीक है। इसके ऊपर दिया है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है, याद रखिएगा। फिर है यहाँ जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। फिर लिपुलेख दर्रा है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। बाकी सतलुज नदी जो प्रवेश करती है वह कौन से दर्रा से होकर के? शिवकिला दर्रा से, जो हिमाचल प्रदेश में है। चलिए देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रम छोटे से लेकर सबसे बड़े तक कण आकार के संदर्भ में व्यवस्थित मिट्टी के कणों का सही क्रम दर्शाता है? फिर से सुनिएगा, यह मिट्टी के क्रम के बारे में कह रहा है। यह कह रहा है जो कौन सा इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है क्रम है, जो छोटे कण से लेकर के बड़े कण तक क्रम में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रम छोटे से लेकर सबसे बड़े तक कण आकार के संदर्भ में व्यवस्थित मिट्टी के कणों का सही क्रम दर्शाता है? तो यह सही क्रम दर्शाता है डी नंबर। ये हो जाएगा मिट्टी, गाद, रेत और बजरी। यह छोटे से लेकर के बड़े तक दिया हुआ है। यह डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमको विचार करना है। इसमें कह रहा है उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हमको देखना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला कथन क्या है? पृथ्वी 4 जुलाई को अपसौर, जिसको एपेहेलियन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? स्थिति में होती है। 4 जुलाई को अपसौर स्थिति में होती है और 3 जनवरी को उपसौर, जिसको पेरिहेलियन कहते हैं, स्थिति में होती है। ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है 4 जुलाई को पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यताप 3 जनवरी को प्राप्त राशि से थोड़ा अधिक होता है। ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। 3 जनवरी को 4 जुलाई को पृथ्वी पर जितना सूर्यताप, वार्षिक सूर्यताप, एक दिन का नहीं, वार्षिक सूर्यताप मिलता है, उस उसके अकॉर्डिंग 3 जनवरी को पृथ्वी पर उससे ज़्यादा सूर्यताप रहता है, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन गलत है। तो इसका हो जाएगा जो कथन सही है केवल एक सी नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यरोहण के उपरांत माफ किए गए कृषि ऋण क्या कहलाते थे? फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यरोहण के उपरांत माफ किए गए कृषि ऋण क्या कहलाते थे? तो यह कहलाते थे सोनधर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर उत्तर। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 16वां नंबर। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एक मिनट। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टिका अभिलेख मिला है? तो कौन सा ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहां से नाम पट्टिका मिला है? तो धौलावीरा जो है, यहां से नाम पट्टिका मिला है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। और सबके बारे में देख लेते हैं। जैसे राखी गढ़ी दिया हुआ है, राखी गढ़ी से क्या मिला है? यह भारत का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, याद रखिए। राखी गढ़ी जो है यह भारत में सबसे बड़ा स्थल है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। अगर इस पूरे स्थल में देखा जाएगा तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है। लेकिन राखी गढ़ी के बारे में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा वह राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा में है, ठीक है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है कालीबंगन, कालीबंगा। कालीबंगा में क्या है? जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा में। नक्काशीदार ईंट मिला है कालीबंगा में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद 17वां नंबर क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा। क्या है? निम्नलिखित में किसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? ऐसा कौन है जो कहे थे भारत में दास प्रथा नहीं है? तो दास प्रथा नहीं है, यह मेगास्थनीज कहे थे। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। मेगास्थनीज का जो पुस्तक है इंडिका, कौन सा पुस्तक है? इंडिका, ठीक है। वह इंडिका में ऐसा लिखे हैं जो भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। हमको मिलान करना है सही। सबसे पहले दिया है बंग भंग दिवस। तो बंग भंग दिवस 1905 ईस्वी, तो 16 अक्टूबर 1905, ये हो जाएगा ए का 3। दूसरा है क्या? मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को है, तो बी का हो जाएगा 1। उसके बाद क्या है? सीधी कार्यवाही दिवस। तो सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को था, तो इसका हो जाएगा सी का 2। 3 1 2, यह ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए करते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एनी बेसेंट द्वारा
प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो एनी बेसेंट द्वारा स्वराज शासन प्रारंभ किया गया आंदोलन जो है इसका लक्ष्य था भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। भारत के लिए क्या प्राप्त करना? स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, पूछा जाता है जो एनी बेसेंट थी और कौन? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जो ये होम रूल है, प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन। ठीक है, यह स्वराज शासन आंदोलन जो है भारत में स्वशासन प्राप्त करने के लिए, इसमें बाल गंगाधर तिलक भी साथ थे। बाकी होम रूल लीग स्टार्ट किया गया था। होम रूल लीग में, ठीक है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों थे, जो कि 1916 में शुरुआत किए थे होम रूल लीग का। ठीक है, जिसका कि लक्ष्य यही था भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। चलिए अगला देख लेते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं उनके संरक्षक जो थे वह थे उनके दादाजी कोंडदेव। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देख लेते हैं, 21वां नंबर क्वेश्चन। इधर नंबर आ गया है, ये गलत है। ठीक है, तो 21वां नंबर क्वेश्चन में हमको देखना है, इसमें मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ बौद्ध संगीति दिया हुआ है, दूसरी तरफ अध्यक्ष दिया हुआ है। तो जो बौद्ध संगीति हुई उसके अध्यक्ष कौन कौन थे देख लेते हैं। सबसे पहले दिया प्रथम संगीति, तो प्रथम संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसका ए का हो जाएगा 2 नंबर। दूसरा में दिया हुआ द्वितीय संगीति, द्वितीय संगीति के अध्यक्ष जो थे वह थे सबाकमी, तो ये हो जाएगा बी का 1। तीसरा है तृतीय संगीति, तृतीय संगीति के जो अध्यक्ष थे यह थे मोगली पुत्र तीसस, ये हो जाएगा सी का 4। उसका दिया है चतुर्थ संगीति, इसमें थे वसुमित्र या फिर अश्वघोष भी कह सकते हैं, कहीं कहीं अश्वघोष भी आपको मिल सकता है, तो ये हो जाएगा डी का 3। चलिए इसका तो उत्तर 2 1 4 3 हो गया, तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी में है। इसके बारे में कुछ कुछ और जान लेते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी है, 2 1 4 3 क्या है? इसमें पूछा जाता है किसके शासन काल में कौन सा बौद्ध संगीति हुआ। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में अगर पूछेगा तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था? अजात शत्रु के समय में हुआ था, याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके टाइम में हुआ था? तो यह काला अशोक के समय में हुआ था। किसके समय में? काला अशोक के समय में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुआ था। किसके? अशोक के समय में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था यह कनिष्क के समय में हुआ था, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो ये बौद्ध संगीति हुआ था ये सब शासक के द्वारा करवाया गया, यह कौन कौन से जगह पे हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो था यह राजगृह में हुआ, जिसको आज राजगीर कहते हैं। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था यह वैशाली में हुआ था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 1 3 4 जो इसके अध्यक्ष दिया हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन। जिनको भी वीडियो पसंद आ रहा है लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इससे और अच्छा अच्छा वीडियो बनाएंगे, हमको भी अच्छा लगेगा आपके लिए मेहनत करने में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? गंधार कला, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, मतलब किसके शासन काल में कौन सा कला या क्या प्रख्यात था उसको मिलान करना है। तो गंधार कला दिया हो, तो गंधार कला जो है यह कुषाण के समय का था, तो ए का हो जाएगा 3। दूसरा है जूनागढ़ शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन वन इससे रिलेटेड है, तो ये बी का हो जाएगा 4। तीसरा दिया है मिलिंद पान्हो, मिलिंद पान्हो मिरांडर, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? गरुड़ स्तंभ लेख, गरुड़ स्तंभ लेख जो है क्या है? हेलियोडोरस से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा डी का 2। इस तरह से 3 4 1 2 यह ऑप्शन में आया, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर नंबर सी 3 4 1 2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां में भी हमको मिलान करना है, एक तरफ तीर्थंकर दिया हुआ है और दूसरी तरफ, ठीक है, प्रतिमा लक्षण दिया हुआ है। ठीक है, क्या कौन से प्रतिमा लक्षण से जुड़े हुए थे, मतलब उसका सिंबल क्या था वह दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया आदिनाथ, आदिनाथ का सिंबल या प्रतिमा लक्षण जो था वह था वृषभ, तो एक का 1 हो जाएगा। दूसरा है मल्लीनाथ, मल्लीनाथ याद रखिएगा यह जल कलश हो जाएगा इसका बी का 4। ठीक, उसके बाद दिया है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ सर्प से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा सी का 3। उसके बाद है संभवनाथ,
तो संभवनाथ का याद रखिएगा, यह अश्व से रिलेटेड है, तो हो जाएगा इसका डी का 2। तो 1 4 3 2 यह ऑप्शन नंबर 1 में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत जो की गई थी, यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। पूछा जाएगा द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कौन किया था? तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त जो किया था, यह किया था वारेन हेस्टिंग, ठीक है। और इसको शुरुआत जो किया था रॉबर्ट क्लाइव किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी की अतिरिक्त अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था? तो ये अरबी, फारसी, बंगाली भाषा का जानकार था अंग्रेजी के अतिरिक्त, यह था वॉरेन हेस्टिंग। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो जब अकबर ने आक्रमण किया था 1567-68 में चित्तौड़ पर, तो वहां उस समय वहां का शासक था उदय सिंह। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई, यह 1929 ईस्वी में की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसका की अध्यक्षता किए थे, उसी टाइम में पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर को ही नामक नया विभाग बनाया? तो दीवान ए अमीर को ही नामक नया विभाग बनाया था, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक बनाया था। तो यह दीवान ए अमीर को ही कृषि से रिलेटेड था, ये याद रखिएगा। और यह जो विभाग बनाया था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान लीजिए। इनके कार्य के से रिलेटेड, मतलब कार्य को देख करके, जो कार्य इसका सही नहीं होता था, ठीक है, प्रयास करता था लेकिन वह उसका निगेटिव प्रभाव पड़ता था, इस वजह से इसको स्वप्नशील, पागल, रिक्त पिपासु राजा कहा जाता था। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर देवगिरी किया और देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद कर दिया, ठीक है। और इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था, जो कि बाद में फेल हो गया था। इन्हीं के टाइम में इनके दरबार में मोरक्को से एक यात्री आया था, इब्न बतूता। कौन आया था? इब्न बतूता। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, दीवाने अमीर को ही से रिलेटेड, ठीक है। चलिए देखते हैं और सबके बारे में। जैसे ऑप्शन नंबर ए में इल्तुतमिश के बारे में दिया हुआ है, तो इल्तुतमिश जो है यह कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था, जिसको कि स्टार्ट कौन किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे, लेकिन वह पूर्ण नहीं किए थे उसके निर्माण का। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कौन किया था? तो इल्तुतमिश किया था, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। क्या? शुद्ध अरबी सिक्के चलाए कौन? इल्तुतमिश, ठीक है। 40 गुलामों का संगठन जिसका कि नाम चहलगानी दिया, वह स्टार्ट कौन किया था? इल्तुतमिश किया था, ठीक। अगला देख लेते हैं, जैसे फिरोज शाह तुगलक दिया हुआ है, तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन है? फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है। ब्राह्मण पर जजिया नहीं लगाया जाता था, तो ब्राह्मण पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है। इन्होंने ही नहर का जाल बिछाया। ऐसा कहा जाता है जो बहुत सारे नहर का निर्माण करवाया था, मतलब नहर का जाल बिछा दिया था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। जिस वजह से इन्होंने क्या? सिंचाई टैक्स, सिंचाई कर भी लेना शुरू कर दिया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। सिकंदर लोदी के बारे में जान लीजिए, जो आगरा शहर है उसकी स्थापना किया था सिकंदर लोदी, और अपना राजधानी भी उसको बनाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला देख लेते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत ने अभी हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? तो अभी हाल ही में जो हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, इसकी अधिकतम मारक क्षमता जो है यह 1500 किलोमीटर है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है? हाल ही में हेरात पर्व
2025 किस राज्य में मनाया गया? तो हेरात फेस्टिवल मनाया गया जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। हेरात से रिलेटेड कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से। चलिए अगला देख लेते हैं। और 31वां नंबर क्या है? क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या है? दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है गुजरात राज्य सरकार। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं। 32वां नंबर क्या है? हाल ही में जनवरी 2025 में संतोष ट्रॉफी किसने जीता? तो जनवरी 2025 में संतोष ट्रॉफी जीतने वाले जो राज्य हैं यह है पश्चिम बंगाल। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से जुड़ा हुआ कप होता है, ठीक है, ट्रॉफी है जिसको कि 2025 जनवरी में जीता है पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री द्वारा एलआईसी की बीमा सखी योजना, क्या है? बीमा सखी योजना कहाँ से शुरू की गई? तो बीमा सखी योजना शुरू की गई हरियाणा से। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला 34वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सीआरपीएफ का महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? तो सीआरपीएफ का महानिदेशक जो नियुक्त किया गया है ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है चौथा, बी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है? शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? तो गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 प्रदान किया गया दलाई लामा को। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला 37वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो जीता है यह है अनोड़ा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। यह कितने नंबर का ऑस्कर था? तो यह 97 नंबर का, 97th नंबर का ऑस्कर अवार्ड मिला 2025 में। कौन सा मूवी को मिला? अनोड़ा को, याद रखिएगा। 38वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पंचायत से संसद 2.0 का पहल का उद्घाटन किसने किया? तो पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया ओम बिरला जी ने। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देख लेते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं वह बने हैं जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। क्या है? जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए अगला देखते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो MK3 मिसाइल का नाम बदलकर रखा गया है गांडीव। क्या रखा गया है? गांडीव। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया? तो जंगल सफारी ट्रेन जो लॉन्च किया है यह कौन सा राज्य है? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देख लेते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी जो सौंपी गई है यह सौंपी गई है सऊदी अरब को। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 43वां नंबर क्या है? 7 जून 2025 को फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो 7 जून 2025 को फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जो जीता है यह कोको गॉफ जीता है। कौन जीता है? कोको गॉफ। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। किसको हरा करके जीता है? तो आर्याना साबालेंका को हरा करके जीता है, जो ऑप्शन ए नंबर में जिसका कि नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो जीता कौन है? फ्रेंच ओपन 7 जून 2025 में महिला की तरफ से तो कोको गोल्फ। पूछा जाएगा पुरुष के तरफ से, मेल के तरफ से कौन जीता है? तो कार्लोस अल्काराज, याद रखिएगा नाम। अगला देख लेते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 44वां नंबर क्वेश्चन। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या है? तो 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित किया है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित किया? तो यह 2.98% अनुमानित किया। इसका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन। 46वां नंबर क्वेश्चन क्या है? जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है पश्चिम बंगाल में। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन। 47वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमको देखना है उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले दिया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ, बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में 1986 में पारित हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरा है क्या? स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जो कथन सत्य है सी नंबर 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। चलिए देखते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो जो संपत्ति का अधिकार है वह कानूनी अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है, यह दोनों है। तो इसका उत्तर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। कौन सा कानूनी अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है? पहले यह मौलिक अधिकार में आता था। क्या चीज मौलिक अधिकार में आता था? लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। चलिए अगला देखते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है? राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमको देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहला दिया हुआ है कथन क्या है? पहला कथन राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, बिल्कुल सही। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। क्या है? ये जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही है। क्या है? ये सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमको गलत कथन देखना है जो सही नहीं है। ये केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ठीक है, जो राजनीतिक दल है यह सिर्फ अपने सदस्य के हित में कार्य नहीं करते हैं, यह जनता के हित में भी कार्य करते हैं। तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा जो कथन गलत दिया हुआ है। चलिए देखते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमको देखना है लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सही है। तो इसका कथन जो है सी नंबर ऑप्शन सही है। इसने राजनीतिक गैर बराबरी का विचार समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है यह राजनीतिक गैर बराबरी विचार को समाप्त कर दिया। मतलब सबका लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है? सबका मत बराबर है, सबका मान बराबर है, सभी एक वोट दे करके अपना प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। ठीक है, अपने राजा को चुन सकते हैं, राजा नहीं कर सकते, अपने सरकार को चुन सकते हैं। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, उसका वोट का मान एक ही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 51वां नंबर क्वेश्चन। 51वां नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? क्या चीज की? याद रखिएगा, क्या है? न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति। तो न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति जो ली गई है यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहाँ के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। और बहुत सारा जो है टॉपिक अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो देख लेते हैं क्या क्या लिया गया है, कौन कौन सा सब्जेक्ट अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनराविलोकन जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, न्यायिक पुनराविलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, महाभियोग, उसके बाद उपराष्ट्रपति और वित्तीय आपात, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या सब लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदनात्मक प्रणाली, संसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये सब ब्रिटेन के संविधान से
लिया गया है। उसके बाद दिया हुआ है फ्रांस के संविधान से। तो फ्रांस के संविधान से दिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ये सब फ्रांस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या सब लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी जिसको कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया। क्या चीज? राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। उसके बाद क्या है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में व्यक्तियों का जो मनोनयन किया जाता है, वह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। चलिए अगला देखते हैं, 52वां नंबर क्वेश्चन। 52वां नंबर क्वेश्चन क्या है? संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? तो जो शून्य काल में पूछा गया प्रश्न होता है, उसका उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा हो या फिर आपके लिए अगर लाभदायक होगा तो, ठीक है। शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए करते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन। 53वां नंबर क्वेश्चन क्या है? उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी सलाह से किया जाएगा? क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी सलाह से किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं, 54वां नंबर क्वेश्चन। 54वां नंबर क्वेश्चन क्या है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस चरण में होती है? जो आम बहस होती है यह द्वितीय चरण में होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा उत्तर। चलिए करते हैं 55वां नंबर क्वेश्चन। इसमें सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में दिया हुआ है विषय और सूची 2 में दिया हुआ है कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है वो सब विषय। सबसे पहले दिया हुआ है समता का अधिकार। समता का अधिकार कहिए, समानता का अधिकार कहिए, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ है, तो ये ए का 2 हो जाएगा। दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह है अनुच्छेद 23-24 में, तो बी का हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। तो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 29-30 में दिया हो, तो सी का 1 हो जाएगा। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह 25 से 28 तक में दिया हुआ है, तो इसका डी का 4 हो जाएगा। इस तरह से देख लीजिए 2, 3, 1, 4, यह ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 56वां नंबर क्वेश्चन। 56वां नंबर क्वेश्चन क्या है? गांवों की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की संरचना तथा उनके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है? गांव की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं, जो स्वशासन होता है या स्वशासी संस्था कहिए, संस्थाओं की संरचना तथा उनके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमको देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन दिया हुआ है 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए खंड स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा है क्या? खंड पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्यों में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद तथा विधानसभा सदस्य भी होते हैं, तो ये भी सही दिया हुआ है। हमको देखना है गलत कथन कौन सा है। तीसरा क्या दिया हुआ है सी नंबर में? पंचायत को कोई भी कर लगाने का अधिकार नहीं है, तो यही गलत है। पंचायत आवश्यकता अनुसार कोई भी कर लगा सकता है और उसका उपयोग कर सकता है, तो ये होगा सही। नहीं, इसमें नहीं होगा, तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा, जो कथन सही नहीं है, सी, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, बाकी और सब सही है, जो उत्तर नहीं है, हमको गलत कथन देखना था। चलिए देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमको देखना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। सबसे पहले दिया हुआ है यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था, बिल्कुल सही है। आर्थिक भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट था, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है।
ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, यही गलत है। ठीक है, जो बॉम्बे प्लान था इसमें उद्योग के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन नहीं किया गया था। ठीक है, राज्य के स्वामित्व का समर्थन नहीं किया गया था। हमारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर, जो कथन गलत दिया हुआ है। सी नंबर दें, इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी, बिल्कुल सही है, कुछ अग्रणी उद्योगपति किए थे। उसके बाद क्या है, इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था, तो ये भी सही है। तो जो ऑप्शन गलत है स्टेटमेंट इसमें, वो बी नंबर है, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो व्यक्ति गणना अनुपात विधि जो संबंधित है वह निर्धनता रेखा से नीचे से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। फिर से सुनिए क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई है? तो यह एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। बहुत जगह इतना बड़ा नाम नहीं दिया हुआ रहता है, सिर्फ आपको कहेगा क्या, वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी है, तो आप एडम स्मिथ आंसर दे सकते हैं उसका, ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देख लेते हैं 60वां नंबर क्वेश्चन। 60वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, इसमें हमको देखना है कौन सा कथन सही है, ये बताना है। सबसे पहले दिया हुआ है, राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है, बिल्कुल सही है। फिर से सुनिएगा, पहला स्टेटमेंट क्या है, राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, सही कथन दिया हुआ है। दूसरा क्या है, राजकोषीय घाटा के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है, बिल्कुल सही है। क्या है, राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है, तो दूसरा कथन भी सत्य दिया हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। चलिए देखते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में जो कथन सही है यह देख लेते हैं। पहला कथन क्या है, बागवानी फसलों का उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है, तो बिल्कुल सही है, यही कथन सही है, यही उत्तर हो जाएगा। जो बागवानी फसल है उसका उत्पादन जो है वह खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है, बिल्कुल सही है, उत्तर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं उसके बाद 62वां नंबर क्वेश्चन। 62वां नंबर क्वेश्चन क्या है, माही सुगंधा किस फसल का किस्म है? तो माही सुगंधा जो है यह किस्म है धान के फसल का। धान के फसल का किस्म क्या है, माही सुगंधा। और एक दो नाम याद रखिए, माही सुगंधा के बाद जया याद रख लीजिए, जया भी धान का फसल का किस्म है, जया। कृष्णा याद कर लीजिए, ठीक है, जो कृष्णा है यह भी धान के फसल का ही एक प्रकार का किस्म है। यहाँ सरसों लिखा हुआ है, सरसों का याद कर लीजिए, वरुणा और पीताम्बरी ये भी इसका फसल का किस्म है। गेहूं दिया हुआ है, गेहूं के फसल का किस्म कौन सा है, पूसा मंगल, सोनालिका, ये सब याद रखिएगा। चलिए आते हैं उसके बाद 63वां नंबर क्वेश्चन। 63वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। इसमें कहता है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें देखना है जो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। पहला दिया कैल्शियम, तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है, अस्थि क्षय होता है, इसकी कमी से रोग। ठीक है, क्या है, खनिज दिया हुआ है, खनिज पदार्थ, उसके बाद क्या है, अभावजन्य रोग। तो इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय रोग होता है, बिल्कुल सही दिया है। दूसरा है आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, ठीक है, जिसको घेंगा कहते हैं, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तीसरा लौह दिया हुआ है, लौह से लिखा हुआ है दंत क्षय। दंत से लौह के कमी से नहीं होता है, लौह के कमी से होता है एनीमिया। क्या होता है, लौह के कमी से एनीमिया, ठीक है, याद कीजिएगा। ठीक है, और दंत क्षय जो होता है यह कैल्शियम की कमी से होता है, याद रखिएगा। तो सही सुमेलित 3 नंबर नहीं है, जो सही सुमेलित है वह है 1 और 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं 68वां नंबर को 64वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, किसी ठोस पदार्थ के विलयन को गर्म करने से
उनकी विलेयता पर निम्नलिखित में क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी ठोस पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उनकी विलेयता पर जो प्रभाव पड़ता है, उसका विलेयता क्या होता है? बढ़ती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन 65 नंबर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? तो ऐसा कौन-सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? तो जो सहायक होता है वह है ऑक्सीजन, याद रखिएगा, ठीक है? ऑक्सीजन क्या होता है? वो कोई भी पदार्थ को जलने में हेल्प करता है, ठीक है? सहायक होता है। चलिए अगला देखते हैं 66वां नंबर क्वेश्चन। 66वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है, जिससे ऐंठन होती है? तो हमारी पेशियों में जो संचित होता है और जिससे ऐंठन होती है, वह है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं 67वां नंबर क्वेश्चन। 67वां नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विद्युत फ्यूज के संदर्भ में देख लेते हैं। इसमें हमको बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं सही कथन कौन सा है। क्या है? इनका उपयोग लघु पथन मतलब शॉर्ट सर्किट रोकने हेतु किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। विद्युत फ्यूज का काम किया जाता है शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए या लघु पथन को रोकने हेतु। दूसरा क्या है? सुरक्षा मानक एवं उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज के तार पिघल जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। दोनों कथन सत्य है, 1 और 2। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। तो 68वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? फिर से सुनिएगा क्या है? निम्नलिखित में कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? तो यह है फॉस्फोरस। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देख लेते हैं 69वां नंबर क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में आविष्कार दिया हुआ है और दूसरी तरफ आविष्कारक दिया हुआ है। देख लेते हैं कौन सा आविष्कार कौन से आविष्कारक किए हैं। सबसे पहले दिया है कोशिका की खोज। कोशिका सेल की खोज ये कौन किए हैं? रॉबर्ट हुक किए हैं। तो इसका 4 का ए हो जाएगा, मतलब ए का 4 हो जाएगा। दूसरा है सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज। तो सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? तो यह किए हैं लुवेनहॉक किए हैं। यह हो जाएगा बी का 2, ठीक है। तीसरा क्या दिया हुआ है? केंद्रक की खोज। तो केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन किए थे। तो इसका हो जाएगा सी का 1। उसके बाद क्या है? ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज। तो ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज किए हैं कैमिलो गोल्जी। इसका हो जाएगा डी का 3 नंबर। 4 2 1 3 यह ऑप्शन नंबर बी में है। यही हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 70वां नंबर क्वेश्चन। 70वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन निम्नलिखित में किससे या किन से निर्मित होती है? क्या चीज? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहिए, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, वह क्या चीज से मिलकर के बना हुआ होता है? तो यह प्रोटीन तो इसमें होता है, वसा होता है, लिपिड होता है। तो तीनों से मिलकर के बना हुआ होता है। सॉरी, इसमें वसा नहीं होता है, ठीक है, वसा नहीं होता है। तो इसमें प्रोटीन और लिपिड होता है। क्या सब होता है? प्रोटीन, एक मिनट, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बना हुआ होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहिए या प्लाज्मा झिल्ली कहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ए और सी। चलिए अगला देख लेते हैं 71वां नंबर क्वेश्चन। 71वां नंबर क्वेश्चन सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। क्या है? सूची 1 सूची 2 की सही सुमेलित कीजिए। सूचियों में नीचे दिए गए कूट के का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ पदार्थ दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका पीएच मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है मानव रक्त। रक्त का पीएच मान कितना है? तो यह 7.35 से 7.45 तक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए का 2। दूसरा दिया है दूध। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 6.8 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें बी का 3। उसका दिया है मानव लार। मानव लार 5.5 से 7.5 तक है। तो इसका हो जाएगा सी का 1। उसके बाद मानव मूत्र दिया हुआ है, तो यह 4.6 से 8 तक होता है। तो ये हो जाएगा डी का 4। इस तरह से 2 3 1 4 इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया।
पीएच मान जिसका भी 7 से कम होगा वह एसिडिक होगा और जिसका भी 7 से ज़्यादा होगा वह बेसिक होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 72वां नंबर क्वेश्चन। 72वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो उत्तल दर्पण से कोई भी ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई की प्रतिबिंब देखा जा सकता है उत्तल दर्पण से। अगला देखते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन। 73वां नंबर क्वेश्चन क्या है? जब एक गोली ठोस घर्षण रहित सतह को टकराकर अंत स्थापित हो जाती है तो क्या संरक्षित होता है? तो संरक्षित होता है उसमें संवेग। क्या संरक्षित होता है? संवेग। उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला 74वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में कौन सी धातु शोधन विधियां हैं? तो जो धातु शोधन विधियां हैं देख लेते हैं। तो धातु शोधन विधि क्या सब है? असावन है, बिल्कुल सही है। सॉरी, आसवन है, बिल्कुल सही। क्या है? विद्युत अपघटन है, ठीक है। और से मंडल परिष्करण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। ये सभी जो है धातु शोधन विधि है। अगला 75वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 75वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का झाग देने का गुण बढ़ाता है? तो जो साबुन का झाग देने का गुण बढ़ाता है यह है सोडियम रोजिनेट। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं 76वां नंबर क्वेश्चन। 76वां नंबर क्वेश्चन क्या है? लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग क्या होता है? तो लिटमस पेपर या लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग नेचुरल कलर जो होता है वह बैंगनी होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं 77वां नंबर क्वेश्चन। 77वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को आरोही क्रम में कीजिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है, कम से ज्यादा की ओर। जो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्व हैं उसको आरोही क्रम में सजाना है। पहले दिया हुआ है मैग्नीशियम, ठीक है, इसका हो जाएगा मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर नाइट्रोजन और कार्बन। ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं कितना कितना प्रतिशत मनुष्य के शरीर में या मानव के शरीर में तत्व प्रेजेंट है। मैग्नीशियम कितना है? यह है 0.1%। कितना है? 0.1%, ठीक है। उसके बाद सोडियम दिया हुआ है। तो सोडियम कितना प्रतिशत है? तो सोडियम है 0.2%। फिर कैल्शियम दिया हुआ है। तो कैल्शियम कितना प्रतिशत है? तो 1.5% है कैल्शियम। नाइट्रोजन दिया हुआ है। नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है? तो नाइट्रोजन 3.3% है। उसके बाद फिर कार्बन दिया हुआ है। कार्बन कितना प्रतिशत है? तो 18.5% है, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 78वां नंबर क्वेश्चन। 78वां नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वाशियरकोर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? एक तरह का डिजीज है क्वाशियरकोर, ठीक है। यह इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। तो क्वाशियरकोर जो है यह देख लेते हैं क्या है? यह प्रोटीन की अल्पता से उत्पन्न होने वाला विकार है, बिल्कुल सही है। इसमें डेवलप नहीं हो पाता है बॉडी का बहुत सारा पार्ट क्वाशियरकोर में, ठीक है। या फिर क्वाशियोरकर लिखा हुआ है जो, तो यह एक तरह का डिजीज है। मेनली यह बच्चों में पाया जाता है, छोटे बच्चों में क्वाशियरकोर पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? यह प्रोटीन के अल्पता से उत्पन्न होने वाला विकार है, बिल्कुल सही है। क्या है? यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों जिनका पोषण माँ के दूध द्वारा होता है उसमें होता है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। माँ के दूध में तो हर एक तरह का चीज पाया जाता है माँ के दूध में, तो इसकी कमी से, इसके पीने से तो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। जिनका पोषण माँ के दूध के कारण होता है इनमें होता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इनमें हर एक चीज पाया जाता है, उतना ही कैल्शियम प्रोटीन सब कुछ पाया जाता है, ठीक है। तो जिसको एक कंप्लीट फूड भी कह सकते हैं बच्चे के लिए। तो ये कथन जो है यह गलत है, असत्य कथन है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी और सब देख लेते हैं क्या है इसमें भी। मरासमस की एक तरह का हाथ पैर पतले हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। मरासमस के जैसे इसमें भी हाथ पैर पतले हो जाते हैं। मरासमस भी एक तरह का डिजीज है, ठीक है। मरासमस क्या है? एक तरह का डिजीज है जिसमें क्या होता है, जो जिसको यह बीमारी होती है मरासमस, उसका हाथ पैर पतला हो जाता है और उसके बॉडी से मांस छिन्न होते जाता है, कम होते जाता है, ठीक है। चलिए 37वां डी नंबर देख लेते हैं क्या है। यह उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है। हाँ, बिल्कुल सही है ये कथन। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो कथन गलत है, बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला 79वां नंबर देख लेते हैं। 79वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम में संयोजित
प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने की सही सूत्र है? तो सबसे पहले जैसे ही श्रेणी क्रम देखेगा, जिसको इंग्लिश में सीरीज कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो यहाँ हो जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से Rn तक, ठीक है, तो यही सूत्र होता है। ये ए नंबर ऑप्शन में 1/R1 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या 1/R1 1/R2 1/R3 इस तरह से दिया है। तो यह है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ हमको श्रेणी क्रम कह रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन का सूत्र, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए करते हैं 80वां नंबर क्वेश्चन। 80th नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में या किन क्षेत्रों में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है माइक्रोवेव ओवन में, बिल्कुल सही है। उसके बाद मोबाइल फोन में, ये भी सही है। वाईफाई में, ये भी सही है। तो उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा जिसमें सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं 81वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से मैथिलीन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है? तो मैथिलीन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है CH2Cl2, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला देखते हैं 82वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पुरुष में प्राथमिक यौन अंग या प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है? तो पुरुष में प्राथमिक यौन अंग या प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन पुरुष का जो है यह है क्या, वृषक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं 83वां नंबर क्या है, गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो गंगा सफाई योजना जो पहली बार शुरू की गई थी या 1985 ईस्वी में की गई थी, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला 84वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमको मिलान करना है, सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 को। जैसे संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण से जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा ए का 2, ठीक है। दूसरा है गरीबी हटाओ, ये सब नारा है। यह नारा किसने दिया था या कौन बोले थे? एक तरफ नेता दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका कथन दिया हुआ है, तो उसमें हमको मिलान करना है। तो संपूर्ण क्रांति का जो कथन है वह जयप्रकाश नारायण से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही है, ए का 2 हो जाएगा। दूसरा गरीबी हटाओ, तो इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ है, बी का 1। तीसरा है किसान आंदोलन, तो सहजानंद सरस्वती इससे जुड़े हुए थे, तो ये हो जाएगा सी का 3। उसके बाद क्या है, रेल हड़ताल, तो यह जॉर्ज फर्नांडिस है, तो ये हो जाएगा डी का 4। 2 1 3 4 यह देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही होगा यही उत्तर। चलिए देखते हैं 85वां नंबर क्वेश्चन। 85वां नंबर क्वेश्चन क्या है, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था जिसने मनुष्य को चांद पर उतारा? तो जो मनुष्य को सबसे पहले चांद पर उतारा यह है अपोलो, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद देखते हैं 86वां नंबर क्वेश्चन। 86वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अनुसूचित जनजाति शब्द क्या है? अनुसूचित जनजाति शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस कानूनी दस्तावेज में किया गया? तो अनुसूचित जनजाति शब्द का पहली बार उल्लेख जो कानूनी दस्तावेज में किया गया, यह भारत का संविधान 1950 इसमें किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं इसके बाद 87वां नंबर क्वेश्चन। 87वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था यह बांकीपुर में हुआ था, तो 87 का हो जाएगा कितना नंबर ऑप्शन, उत्तर सी नंबर हो जाएगा बांकीपुर। कितना ये, इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। जो बिहार में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ था पटना के बांकीपुर में, यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1912 ईस्वी में, ठीक है, 1912 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यह कांग्रेस का कितना नंबर का अधिवेशन था? तो कांग्रेस का यह 27वां अधिवेशन था, ठीक है, 27वां अधिवेशन, 27वां अधिवेशन था, ठीक है। इनके जो अध्यक्ष थे वह कौन रहे थे? तो R.N. माधोलकर, हम R.N. लिख देते हैं, याद रखिएगा। R.N. माधोलकर जो थे, यह बिहार में जो पहला कांग्रेस अधिवेशन 1912 ईस्वी में हुआ था, जो कांग्रेस के 27वां अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष कौन थे? R.N. माधोलकर, ठीक है। इसके बाद फिर और कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, 37वां अधिवेशन हुआ था। ये 27वां था, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो हुआ था यह गया में हुआ था 1922 ईस्वी में। यहाँ गया भी लिखा हुआ है, तो गया में कब हुआ था? यह 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 37वां अधिवेशन, ठीक है। अब पूछा जाएगा जो गया में अधिवेशन हुआ था 37वां अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे C.R. दास कहिए या फिर कहिए चितरंजन दास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 88वां नंबर क्वेश्चन।
88वां नंबर क्वेश्चन क्या है? यूटोपिया के लेखक कौन थे? तो यूटोपिया के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक तो यूटोपिया के थॉमस मोर, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं 89वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बास्केटबॉल मैदान को क्या कहते हैं? तो बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं कोर्ट, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। तो सेंटेंस क्या दिया हुआ है? सेंटेंस देख लेते हैं। क्या है? भूगोल सीखना कठिन है। बहुत आसान है इसका ट्रांसलेशन। भूगोल सीखना कठिन का ट्रांसलेशन होता है ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। देख लेते हैं किसमें दिया हुआ है? बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, इसका ट्रांसलेशन यही हो जाएगा बी नंबर उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य देखना है। क्या है? एक एक वाक्य आपके तुले हुए हैं, ये गलत दिया हुआ है। हमारा सही हो सकता है अगर हम इसी के अकॉर्डिंग देखें, पहले के ही अकॉर्डिंग देखें, तो इसमें हम बोल सकते हैं आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ये सही होगा। तो यहाँ क्या आपका एक एक वाक्य तुला हुआ है, ये भी नहीं होगा, दो भी नहीं होगा। तीसरा आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ये ऑप्शन सी नंबर हमारा सही है, जो कथन सही दिया है, मतलब शुद्ध वाक्य है। चलिए अगला देखते हैं 92 नंबर क्या है? एक्टेशी का सैनोनिम क्या होता है? इसका होता है रैप्च्योर। ये दोनों का मतलब होता है उत्साह या फिर कहिए परम आनंद। तो एक्सटेसी का मीनिंग होता है उत्साह या परम आनंद, तो इसका ए नंबर उत्तर हो जाएगा रैप्च्योर दिया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं 93 नंबर क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 94 नंबर देख लेते क्या है? गुरु दक्षिणा शब्द कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा शब्द जो है यह तत्पुरुष समास है, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यह यहाँ मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या चीज का है? मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्या है? 42 वृक्षों वाले बगीचे में 3/7, जो 42 का 3/7 पेड़ है वह नीम का है और शेष आम का है। तो हमको आम के पेड़ों का, तो हम अगर नीम का निकाल लेंगे और टोटल वृक्ष में से माइनस कर देंगे तो आम का निकल जाएगा। तो टोटल नीम कितना दिया हुआ है? तो नीम दिया हुआ है 42 का 3/7, तो 42 गुना 3/7 कर दीजिए, तो 7 छा के 42, तो 18 नीम हो गया। नीम कितना हो गया? 18 हो गया। हमको कितना आम का निकालना है, तो 42 में से अगर 18 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 24। हमारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो 96 नंबर क्वेश्चन जो है यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको करने में हमको भी समय लगा थोड़ा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है जैसे ये 6 दिया हुआ है और आगे 21 दिया हुआ है, फिर 24 दिया हुआ है। तो अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है? 12 आता है। तो यही 12 को ये उल्टा करके लिख दिया। 12 को उल्टा करके क्या लिख दिया है? 1 2 को 2 1 लिख दिया है यहाँ पे। इसी से तरह से आगे बढ़ा है, 21 गुना 2 किया है। 21 दूना क्या होता है? 42 होता है और 42 को ये उल्टा करके लिख दिया है 24। ठीक है, 24 दूना कितना होता है? 48 होता है। 24 गुना 2 करेंगे, इसी 48 को उल्टा करके ये लिख दिया है 84। 84 गुना 2 कितना हो जाता है? 168 होता है ना। वही 168 को 8 6 1 लिख दिया है। ठीक है, 8 6 1 लिख दिया है। अब 8 6 1 गुना 2 अगर करते हैं तो कितना आता है? 1722 आता है। इसको अगर हम 2 से गुना करेंगे तो आएगा क्या? 8 6 1 गुना 2 1722, वही उसको उल्टा के लिख दिया 2271। और अगर हम 2271 को 2 से गुना करेंगे क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 4500। 22 दूना 44, 71 दूना 142, तो 4542 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? थोड़ा यहाँ इरेज कर देते हैं स्पेस के लिए। आ जाएगा कितना? 4542। ठीक है, और इसी 4542 को उल्टा करके यहाँ पर लिखा जाएगा क्वेश्चन मार्क के जगह में, जो हो जाएगा 2454, मतलब 2454। यह ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें तो रिलेशनशिप बताना है, ये तो बहुत आसान होता है। ठीक है, जहां इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वहां देख लेंगे जो सेम रिलेशन कौन कौन बताता है और उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। जैसे तांबा है, पुस्तक है और तार है। तार जो है वह तांबा का बन सकता है। ठीक है, तो तार दोनों, वह तांबा का हो सकता है या तांबा का तार भी बन सकता है, बर्तन भी बन सकता है।
मतलब और कुछ भी सामान बन सकता है। तो दोनों का रिलेशन इस तरह से होगा, यह तांबा हो जाएगा, तार हो जाएगा, तो दोनों से बना हुआ, जैसे ये तार तांबा का हो जाएगा तो ये तार और तांबा मिक्स हो जाएगा बीच का, ये तो रिलेशन है। लेकिन पुस्तक ना तार और तांबा किसी से रिलेटेड नहीं, ये बेचारा अलग है। तो यह इसमें हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, एक सर्कल जो होगा वह तांबा का फिर तार का, और दोनों जो मिल रहा है बीच में ये वाला स्थान, यहाँ तार है जो तांबा का है, ठीक है, और ये है पुस्तक। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन में हमको फॉर्मूला देखना है। ठीक है, क्या कहता है, एक ठोस शंकु है। ठीक है, शंकु जिसको इंग्लिश में कोण कहते हैं। ठीक है, जिसके आधार की त्रिज्या आर दिया हुआ है और ऊंचाई एच दिया हुआ है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमको बताना है। तो हम आराम से इसको कर सकते हैं। जैसे कोण दिया हुआ है, एक कोण बना लेते हैं। ठीक है, और इसका क्या कहता है, त्रिज्या दिया हुआ है आधार का, मतलब बेस का। एक मिनट, यहाँ दिया हुआ है, मान लेते हैं त्रिज्या यहाँ का आर दिया हुआ है। ठीक, और इसका हाइट दिया हुआ है, यह एच दिया हुआ है। पहले तो इसका हमको स्लेंट हाइट निकालना पड़ेगा, ये वाला हाइट निकालना पड़ेगा। तो हम जैसा कि देख रहे हैं ये क्या राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम से क्या करना पड़ेगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये निकल जाएगा। और ये एच स्क्वायर एल स्क्वायर जो लिखते हैं, इसको हम एल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एल लिख देते हैं। फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, एल प्लस आर। ठीक है, तो पाई आर तो इसमें देख लेते हैं किस में है, इसमें पाई सिर्फ दिया हुआ है तो ये होगा नहीं, इसमें भी पाई दिया हुआ नहीं, यहाँ पाई आर एच दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। पाई आर दिया हुआ है, ठीक है, पाई आर दिया हुआ है। उसके बाद एल प्लस आर दिया हुआ है, हम इसमें एल प्लस आर नहीं आर प्लस एल लिख देते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, पाई आर, आर प्लस एल। तो आर के जगह तो आर यहाँ है, और एल ये लिखा हुआ है, इसके जगह लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बाकी पाई आर इंटू एल प्लस आर या आर प्लस एल याद रखिएगा, ये पूरा विच्छेद करके लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन आयु से रिलेटेड है, उम्र से रिलेटेड है। ठीक है, क्या है, पिता का उम्र 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 7 गुना था। हम एक तरफ पिता कर देते हैं, पिता को हम क्या लिखते हैं, फादर। ठीक है, और पुत्र को क्या कहते हैं, सन। तो सन का अगर हम एक्स मान लेते हैं, तो पिता 4 वर्ष पूर्व कितना था, उसका 7 गुना था, 7x। क्या कहता है, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है, तो ये 4 वर्ष पूर्व का है, वर्तमान में आने के लिए 4 साल दोनों में बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों में बढ़ाता है, तो ये इसका उम्र जो है पिता का 4 गुना हो जाता है पुत्र की उम्र का। अगर हम मान लेते हैं इसी को 4 गुना, ये 4 गुना होता है, मान लीजिए ये 4 साल जब बढ़ा तो इसका 4 गुना हो गया। हम अगर बराबर करेंगे तो इसमें हम 4 से अगर गुना करते हैं तो ये दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। चलिए अब तो क्वेश्चन बन गया, इसी को सॉल्व कर दीजिए, और हमको पुत्र की वर्तमान आयु बताना है, तो आसान है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 7x जोड़ 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4x जोड़ 16, यही होगा। 4x अगर इस साइड आता है, 7x के पास 4x, तो इस साइड माइनस हो जाएगा, माइनस होकर के क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और ये अगर इस साइड ये 4 जो है यह इस साइड आ जाएगा 16 के पास में, तो 16 घटा 4 कितना हो जाएगा, 12। ये 3 से अगर हम इसको कटाएंगे 12 को, तो 4 12 में कट जाएगा, 3 चौका 12। हमारे पास x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। हम 4 वर्ष पूर्व कितना माने थे, इसको x माने थे। जब 4 वर्ष पूर्व x माने थे, तो अभी में लाने के लिए 4 वर्ष और बढ़ाएंगे, वर्तमान में लाने के 4 + 4 8 होता है, तो ये 20 का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 100वां नंबर क्वेश्चन। 100वां नंबर क्वेश्चन में हमको रिक्त स्थान भरना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। VRNF दिया हुआ है, तो हम सबका नंबर लिख देते हैं। V कितने नंबर में है, 22 नंबर में है। R कितने नंबर में, 18 नंबर में। N कितने नंबर में, 14 नंबर में दिया हुआ है। F देख लेते हैं कितने नंबर में, 6 नंबर में दिया हुआ है, थोड़ा इरेज कर देते हैं इसको। ठीक है, एन कितना और बी कितने दिनों में, 4 नंबर में दिया हुआ है। सब देखिए 4 4 माइनस हो रहा है, 22 में से 4 गया 18, 18 में से 4 गया 14, 14 में से 4 क्या जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, 12 नंबर होगा। 12 नंबर में क्या आता है, 12 नंबर में सॉरी
सॉरी 12 नहीं होगा 10 होगा यहाँ पर, सब में 4 माइनस हो रहा है तो 14 में से अगर 4 माइनस करें तो क्या आएगा 10 आएगा। तो यहाँ 10 नंबर में क्या है 10 नंबर में जे आता है तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर 10 में से 4 घटेगा 6 एफ आएगा और 6 में से 4 घटेगा 6 में से 4 घटेगा तो बी आ जाएगा 2 नंबर। तो उत्तर हो जाएगा इसका डी नंबर जे होगा इसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।